हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एनसीएफ के अनुसार एक अध्यापक को क्लासरूम में क्या नहीं करना चाहिए इस पर डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जो सीटेट है, ठीक है, जो हमारा सीटेट है वो पूरा की पूरा जो उसकी फाउंडेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो है एनसीएफ 2005। अभी तक एनसीएफ 2005 ही चल रही है, ठीक है। कुल 4 बार एनसीएफ आ चुकी है। सबसे लेटेस्ट जो है वो है एनसीएफ 2005। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है। एनसीएफ में बताया गया है कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है, कब सिखाना है, कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ये बातें कही गई हैं। 1993 की प्रोफेसर यशपाल थे उसके अध्यक्ष एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। उसी से इसका उद्भव हुआ है, ठीक है। तो इतना तो आपको एनसीएफ के बारे में ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हम लोग केवल 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इस एनसीएफ में किन किन पॉइंट्स को बताया गया है कि अध्यापक को ये काम नहीं करने चाहिए। वैसे तो हम लोग एनसीएफ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जितना कि हमारे काम के लिए। देखिए, हमें ज्ञानबाजी के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़नी है। वैसे तो ये 248 पेज की है, ठीक है, लेकिन 248 पेज की आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी हम आपको पढ़ा दें समरी, ठीक है, केवल हम लोग मेन चीज़ें उन पर ही डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए काम में आती हैं, ठीक है। बार बार जिनसे क्वेश्चन आता है। देखिए, जिसने भी अगर पेपर दिया होगा या देखा होगा उसमें लिखा रहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अध्यापक को कक्षा कक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, केवल 5 पॉइंट हैं, ठीक है। पहली बात तो ये इस चीज़ को सर्किल कर लो कि नहीं करना, ये काम हमको नहीं करने हैं, ठीक है। बहुत आराम से समझिए, बिल्कुल जीरो से। रटने को प्रोत्साहित करना। आप क्लासरूम में कभी भी बच्चे को रटने को नहीं बढ़ावा देंगे कि केवल जो बुक में चीज़ लिखी है एज इट इज इसको याद कर लो, ऐसे कि ऐसे बस एग्ज़ाम के लिए लिख देना बस, ठीक है। रट्टाफिकेशन आपको नहीं करवाना है। इसको कहते हैं रोट लर्निंग, ठीक है। आपको रोट लर्निंग को नहीं करना है। देखिए, एक होता है रटना, एक होता है समझना। रटना है, एक है याद करना। याद करना, इन दोनों में अंतर क्या है। रटना का मतलब है किसी भी चीज़ को हमने याद किया है, उसकी हमें समझ नहीं है, बिना समझे किसी चीज़ को याद कर लेना, उसको कहते हैं रटना। याद करना है क्या, सोच समझकर उसका मीन मेकिंग करके, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, इस प्रकार से अगर याद करते हैं किसी चीज़ को तो इसको कहते हैं हम याद करना। समझ कर थोड़ा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हमको रटने को नहीं बढ़ावा देना है, हमको याद करवाना है, समझाना है, सिखाना है, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है तुलना करना। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे पहली बार ली क्लास में जो बोर्ड्स पर मैंने ली थी कि कीवर्ड्स पर बात की थी, व्यक्तिक विभिन्नता। क्या बात की थी, व्यक्तिक विभिन्नता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता, इसका मतलब होता है इस संसार में प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। देखिए, इस संसार में कोई भी दो लोग समान नहीं हो सकते। अगर उनकी शकल सूरत मतलब देखने में समान है, अगर जुड़वा भाई बहन हैं, भाई भाई है, कोई भी है, तब उनका मानसिक विकास अलग हो सकता है, सामाजिक विकास अलग हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के बिल्कुल आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जब बच्चे समान हो नहीं सकते संसार में, कोई भी दो बच्चे,
तब वो समान प्रकार से सीख कैसे सकते हैं? तो वो कभी भी समान प्रकार से समान गति से सीख नहीं सकते। प्रत्येक बच्चे की सीखने की दर अलग अलग होती है। जैसे आपका जो क्लासरूम है, ठीक है, ये मेरा क्लासरूम है, इसमें मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाई तो कोई तो बच्चा इसको 1 घंटे में ही समझ लेगा, याद कर लेगा, ठीक है। किसी को 2 घंटे लग सकते हैं, किसी को शायद 4 घंटे लग जाएं, फिर भी वो उस चीज़ को उतने अच्छे प्रकार से ना समझ पाए। तो सभी बच्चों की गति अलग होती है, ठीक है, सीखने का तरीका अलग होता है। तब उनकी हम तुलना आपस में कैसे कर सकते हैं? तब आपको बच्चों की कभी भी तुलना नहीं करनी है। जिस भी ऑप्शन में तुलना दिया गया हो उसको कट कर देना, वो निगेटिव वर्ड है, ये काम आपको नहीं करना है। तो बच्चों की आपको तुलना कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। व्यक्ति भिन्नता शब्द को किसने दिया था? जॉन गाल्टन ने 1869 में। इनकी बुक पूछी आती है द हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस। थर्ड पॉइंट है डराना धमकाना, नहीं करना ये काम, ठीक है। मतलब बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट, मेंटली पनिशमेंट, किसी भी प्रकार का आपको बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है। अब चाहे वो सीखे या ना सीखे, ठीक है, नहीं सीखे तब भी सिखाने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे, लेकिन उनको पनिशमेंट नहीं देना। अगर आप पनिशमेंट देते हैं तब RTE 2009 की धारा नंबर 17 के अनुसार आपको जेल हो सकती है, ठीक है, आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो पनिशमेंट आपको नहीं देना है जिससे कि आपको पनिशमेंट ना मिले, ठीक है, चाहे वो सीखे या ना सीखे। जैसे पहले मुर्गा मुर्गी बना देते थे, या डंडे मारना, या कोई मेंटल होमवर्क ज़्यादा दे दिया, तो ये काम नहीं करना। किसी भी प्रकार का पनिशमेंट, सभी प्रकार के पनिशमेंट को इसमें आर्टिकल 17 में धारा में निषेध किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो पहले वाली जो परंपरावादी थी, पिटाई वाली, मारकूट वाली क्लास, ऐसी आपको नहीं करनी है। कंपटीशन, ठीक है, आपको कंपटीशन को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। जब व्यक्तिगत विभिन्नता है, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी अलग अलग गति से सीखते हैं, तब आप बच्चों को कभी भी उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे। जो सीखता है 1 घंटे में सीखता है, 1 घंटे में सीखने दो, 2 घंटे में सीखता है, 2 घंटे में सीखने दो, 3 घंटे में सीखता है, 3, जितने समय में सीखे आराम से सीखे। ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन करवाएं, ठीक, कंपेयर करें, कभी भी तुलना नहीं करनी है, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। 4 पॉइंट्स हो गए। इन सभी पॉइंट्स को सीटेट के लिए कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, और ये सभी पॉइंट्स आपकी CDP प्लस ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी, ठीक है, CDP प्लस ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए कारगर रहेंगे। आपकी महारत हो जाएगी CDP में और पेडागोजी में, और दोनों को जोड़ दें तो 90 नंबर की आती हैं, ऑल सब्जेक्ट्स पेडागोजी प्लस CDP, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा। अब 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? बच्चों को गौड़ समझना। इसका मतलब ये होता है द्वितीयक समझना। देखिए ऐसे समझिए, ये है CH, ये है TR। इसमें कौन सी शिक्षा चल रही है? इसमें चल रही बाल केंद्रित शिक्षा। इससे पहले कौन सी शिक्षा थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है पहले शिक्षक है, गुरुजी चाहे उनको आता या नहीं आता है, बस क्लासरूम में बैठ गए, पढ़ा रहे हैं तो बस जो पढ़ा रहे हैं वही शांति से बैठ जाओ, पढ़ो, क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। तो पहले गुरुजी हैं, जो बोल दिया, जो कह दिया, बस वही है। तो ये कौन सा चलता था? ये चलता था शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। अब ऐसा नहीं है, अब क्या हुआ है? अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से आ गए हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या? बाल केंद्रित शिक्षा में ये कहती है कि हमको बच्चों को प्रमुखता देनी है, उनके अनुभव को, उनको सीखने को, उनकी विचारधारा को। कुल मिला के पहले बच्चे हैं, स्कूल है, कोचिंग है, कोई भी चीज़ है जो है वो बच्चे के लिए, पहले स्कूल बच्चे के लिए बना है, ना कि बच्चा बना है स्कूल के लिए। बात समझिए।
तो पहले बच्चे को प्रमुखता देनी है, प्रायोरिटी आपको बच्चे को देनी है। इनसे क्वेश्चन पूछने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इनके अनुभवों को सुनना है, जो भी इनकी आवाज़ है, कोई बात नहीं, मिसकंसेप्शन हो सकती है, इनकी गलत धारणा हो सकती है, तो फिर भी आपको सुनना चाहिए। तो पहले कौन है? बच्चे। तो बच्चे कैसे हो गए? प्राथमिक। बच्चे हो गए प्राथमिक। अध्यापक कैसा होगा? द्वितीयक। अभी बताएंगे अध्यापक का रोल क्या है। एनसीएफ 2005 की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, जिसने भी पढ़ी होगी, फर्स्ट पेज खोलना है, इसे प्रस्तावना लिखी हुई होती सबसे ऊपर, उसमें लिखा होता है टीचर एज ए फैसिलिटेटर। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है। तरफ सुविधा प्रदाता, अध्यापक सुविधा प्रदाता है। सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अध्यापक क्या रोल है? अध्यापक एक सुविधा प्रदाता है, मतलब अध्यापक बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसको इसके फोल्डिंग दे सकता है, लेब बाय गुड्स की भाषा में कहें, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोवाइड कर लेगी, टीचर हावी नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।